भाग 4। मार्क्स, स्ट्रॉस, बाउर, स्टिनर, फायरबाख ये हेगेलियन दर्शन की शाखाएं थीं, इस हद तक कि उन्होंने दर्शन के क्षेत्र को नहीं छोड़ा। स्ट्रॉस ने अपने लाइफ ऑफ जीसस और डॉगमेटिक्स के बाद, रेनन के तरीके के बाद दर्शन और चर्च के इतिहास में केवल साहित्यिक अध्ययन किए। बाउर ने केवल ईसाई धर्म की उत्पत्ति के इतिहास के क्षेत्र में कुछ हासिल किया, हालांकि यहाँ उन्होंने जो किया वह महत्वपूर्ण था। स्टिनर एक जिज्ञासा बने रहे, यहाँ तक कि जब बाकुनिन ने उन्हें प्रूदों के साथ मिला दिया और इस मिश्रण को अराजकतावाद करार दिया। एक दार्शनिक के रूप में फायरबाख अकेले ही महत्वपूर्ण थे, लेकिन न केवल दर्शन शास्त्र, जो सभी विशेष विज्ञानों से ऊपर उठने और उन्हें जोड़ने वाले विज्ञानों का विज्ञान होने का दावा करता था, उसके लिए एक अगम्य बाधा, एक अलंघनीय पवित्र चीज बना रहा। उन्होंने उसे बेकार समझकर एक तरफ फेंक दिया, जबकि उन्होंने स्वयं हेगेलियन प्रणाली की विश्वकोशीय संपदा की तुलना में प्रेम के एक उबाऊ धर्म और एकल नपुंसक नैतिकता के अलावा कुछ भी सकारात्मक हासिल नहीं किया। हेगेलियन स्कूल के विघटन से हालांकि एक और प्रवृत्ति विकसित हुई, जो एकमात्र ऐसी प्रवृत्ति है जिसने वास्तविक फल दिया है, और यह प्रवृत्ति अनिवार्य रूप से मार्क्स के नाम से जुड़ी हुई है। हेगेलियन दर्शन से अलगाव यहाँ भी भौतिकवादी दृष्टिकोण की ओर वापसी का परिणाम था। इसका मतलब है कि वास्तविक दुनिया, प्रकृति और इतिहास को ठीक उसी तरह समझने का संकल्प लिया गया था, जैसा कि यह हर उस व्यक्ति के सामने प्रस्तुत होता है जो इसे पूर्वकल्पित आदर्शवादी कुतर्कों से मुक्त होकर देखता है। हर उस आदर्शवादी कल्पना को निर्दयतापूर्वक त्यागने का निर्णय लिया गया था, जिसे उनके अपने तथ्यों के साथ सामंजस्य में नहीं लाया जा सकता था और न ही किसी काल्पनिक अंतर्संबंध में। और भौतिकवाद का इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ भौतिकवादी विश्वदृष्टि को पहली बार वास्तव में गंभीरता से लिया गया और इसे सभी संबंधित ज्ञान क्षेत्रों में, कम से कम इसकी बुनियादी विशेषताओं में, लगातार आगे बढ़ाया गया। हेगेल को यूं ही किनारे नहीं कर दिया गया। इसके विपरीत ऊपर वर्णित उनके क्रांतिकारी पक्ष से द्वंद्वात्मक पद्धति से एक शुरुआत की गई, लेकिन अपने हेगेलियन रूप में ये पद्धति अनुपयोगी थी। हेगेल के अनुसार द्वंद्वात्मकता अवधारणा का आत्म विकास है। निरपेक्ष अवधारणा न केवल अनंत काल से, अज्ञात स्थान से अस्तित्व में है, बल्कि यह संपूर्ण विद्यमान विश्व की वास्तविक जीवित आत्मा भी है। ये सभी प्रारंभिक चरणों के माध्यम से अपने आप में विकसित होती है, जिनका तर्कशास्त्र में विस्तार से वर्णन किया गया है और जो सभी इसमें शामिल हैं। फिर यह प्रकृति में बदलकर खुद को अलग कर लेती है, जहां खुद से अनजान, एक प्राकृतिक आवश्यकता के रूप में प्रच्छन्न, यह एक नए विकास से गुजरती है और अंत में मनुष्य की खुद की चेतना के रूप में वापस आती है। यह आत्मा चेतना फिर से इतिहास में कच्चे रूप में खुद को विस्तृत करती है, जब तक कि अंततः निरपेक्ष अवधारणा फिर से हेगेलियन दर्शन में पूरी तरह से अपने आप में नहीं आ जाती। इसलिए हेगेल के अनुसार प्रकृति और इतिहास में स्पष्ट द्वंद्वात्मक विकास, यानी निम्न से उच्चतर की ओर प्रगतिशील आंदोलन का कारणात्मक अंतर्संबंध, जो सभी टेढ़े मेढ़े आंदोलनों और अस्थायी प्रतिगमन के माध्यम से खुद को मुखर करता है, अनंत काल से चल रही अवधारणा की आत्मा गति की एक प्रति एबकलात सच मात्र है। कोई नहीं जानता कि कहाँ, लेकिन किसी भी सोच वाले मानव मस्तिष्क से स्वतंत्र रूप से इस वैचारिक विकृति को दूर किया जाना था। हमने फिर से अपने दिमाग में विचारों के बारे में एक भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाया, उन्हें वास्तविक चीजों की छवियों के रूप में माना, ए बिल्डर, बजाय वास्तविक चीजों को निरपेक्ष अवधारणा के इस या उस चरण की छवियों के रूप में देखने के। इस प्रकार द्वंद्ववाद ने खुद को बाहरी दुनिया और मानवीय विचार दोनों की गति के सामान्य नियमों के विज्ञान तक सीमित कर लिया। दो प्रकार के नियम जो सार रूप में समान हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति में इस हद तक अंतर है कि मानव मन उन्हें सचेत रूप से लागू कर सकता है, जबकि प्रकृति में और अब तक मानव इतिहास में अधिकांश भाग के लिए ये नियम अनजाने में बाहरी आवश्यकता के रूप में प्रतीत होने वाली दुर्घटनाओं की एक अंतहीन श्रृंखला के बीच खुद को लागू करते हैं। इस प्रकार अवधारणाओं की द्वंद्ववाद स्वयं वास्तविक दुनिया की द्वंद्वात्मक गति का सचेत प्रतिबिंब मात्र बन गई और इस प्रकार हेगेल की द्वंद्ववाद को पलट दिया गया, या बल्कि उसका सिर जिस पर वह खड़ी थी को पलट दिया गया और उसके पैरों पर खड़ा कर दिया गया। और यह भौतिकवादी द्वंद्ववाद, जो वर्षों से हमारा सबसे अच्छा काम करने वाला उपकरण और हमारा सबसे तेज हथियार रहा है, उल्लेखनीय रूप से न केवल हमारे द्वारा बल्कि हमसे और यहाँ तक कि हेगेल से भी स्वतंत्र रूप से एक जर्मन कार्यकर्ता जोसेफ डाइटजेन द्वारा खोजा गया था। इस तरह हालांकि हेगेलियन दर्शन के क्रांतिकारी पक्ष को फिर से उठाया गया और साथ ही साथ आदर्शवादी छल कपट से मुक्त किया गया, जो हेगेल के साथ इसके सुसंगत कार्यान्वयन को रोक रहा था। महान बुनियादी विचार की दुनिया को पहले से तैयार चीजों के एक जटिल समूह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि प्रक्रियाओं के एक जटिल समूह के रूप में, जिसमें चीजें हमारे सिर में उनकी मानसिक छवियों से कम नहीं
बल्कि स्थिर दिखती हैं। अवधारणाएं अस्तित्व में आने और जाने के एक अखंड परिवर्तन से गुजरती हैं, जिसमें सभी आकस्मिक और सभी अस्थायी प्रतिगमन के बावजूद एक प्रगतिशील विकास अंत में खुद को मुखर करता है। यह महान मौलिक विचार विशेष रूप से हेगेल के समय से सामान्य चेतना में इतनी गहराई से व्याप्त है कि इस सामान्यता में अब शायद ही कभी इसका खंडन किया जाता है। लेकिन इस मौलिक विचार को शब्दों में स्वीकार करना और जांच के प्रत्येक क्षेत्र में इसे वास्तविकता में लागू करना दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अगर जांच हमेशा इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ती है तो अंतिम समाधान और शाश्वत सत्य की मांग हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। व्यक्ति हमेशा अर्जित ज्ञान की आवश्यक सीमाओं के प्रति सचेत रहता है, इस तथ्य के प्रति कि यह उन परिस्थितियों से निर्धारित होता है जिनमें इसे अर्जित किया गया था। दूसरी ओर व्यक्ति अब अपने आप को सत्य और असत्य, अच्छे और बुरे, समान और भिन्न, आवश्यक और आकस्मिक के बीच विरोधाभास द्वारा थोपे जाने की अनुमति नहीं देता है, जो अभी भी सामान्य पुराने तत्वमीमांसा के लिए अजेय है। व्यक्ति जानता है कि इन विरोधाभासों की केवल सापेक्ष वैधता है, कि जिसे अब सत्य के रूप में पहचाना जाता है उसका एक अव्यक्त मिथ्या पक्ष भी है जो बाद में स्वयं प्रकट होगा, ठीक उसी तरह जैसे कि जिसे अब मिथ्या माना जाता है उसका एक सत्य पक्ष भी है जिसके आधार पर इसे पहले सत्य माना जा सकता था। व्यक्ति जानता है कि जिसे आवश्यक माना जाता है वह केवल दुर्घटनाओं से बना है और तथाकथित आकस्मिक वह रूप है जिसके पीछे आवश्यकता स्वयं को छिपाती है, इत्यादि। जांच और विचार की पुरानी पद्धति जिसे हेगेल तत्वमीमांसा कहते हैं, जो चीजों को दिए गए निश्चित और स्थिर के रूप में जांचना पसंद करती थी, एक ऐसी पद्धति जिसके अवशेष आज भी लोगों के दिमाग में मजबूती से छाए हुए हैं, उस समय ऐतिहासिक औचित्य का एक बड़ा हिस्सा था। प्रक्रियाओं की जांच करने से पहले चीजों की जांच करना आवश्यक था। किसी विशेष चीज में होने वाले परिवर्तनों को देखने से पहले किसी को पहले ये जानना पड़ता था कि वह क्या है। और प्राकृतिक विज्ञान के साथ भी ऐसा ही था। पुरानी तत्वमीमांसा जो चीजों को पूर्ण वस्तुओं के रूप में स्वीकार करती थी, उस प्राकृतिक विज्ञान से उत्पन्न हुई थी जो मृत और जीवित चीजों की जांच पूर्ण वस्तुओं के रूप में करता था। लेकिन जब ये जांच इतनी आगे बढ़ गई कि निर्णायक कदम आगे बढ़ाना संभव हो गया, यानी प्रकृति में इन चीजों से होने वाले परिवर्तनों की व्यवस्थित जांच को आगे बढ़ाना, तब पुरानी तत्वमीमांसा का अंतिम समय दर्शन के क्षेत्र में भी आया। और वास्तव में जबकि पिछली सदी के अंत तक प्राकृतिक विज्ञान मुख्य रूप से एक संग्रह विज्ञान था, तैयार चीजों का विज्ञान था, हमारी सदी में यह अनिवार्य रूप से एक व्यवस्थित विज्ञान है, प्रक्रियाओं का विज्ञान, इन चीजों की उत्पत्ति और विकास का विज्ञान और उन अंतर्संबंधों का विज्ञान जो इन सभी प्राकृतिक प्रक्रियाओं को एक महान संपूर्ण में बांधते हैं। फिजियोलॉजी जो पौधे और पशु जीवों में होने वाली प्रक्रियाओं की जांच करती है, भ्रूण विज्ञान जो रोगाणुओं से परिपक्वता तक व्यक्तिगत जीवों के विकास से संबंधित है, भूविज्ञान जो पृथ्वी की सतह के क्रमिक गठन की जांच करता है, ये सभी हमारी सदी की संतान हैं। लेकिन इन सब से ऊपर तीन महान खोजें हैं जिन्होंने प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अंतर्संबंध के बारे में हमारे ज्ञान को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया है। सबसे पहले कोशिका की खोज एक ऐसी इकाई के रूप में हुई जिसके गुणन और विभेदन से पूरा पौधा और पशु शरीर विकसित होता है। न केवल सभी उच्च जीवों का विकास और वृद्धि एक सामान्य नियम के अनुसार आगे बढ़ने के लिए पहचानी जाती है, बल्कि कोशिका की परिवर्तन करने की क्षमता उस तरीके को इंगित करती है जिसके द्वारा जीव अपनी प्रजाति को बदल सकते हैं और इस प्रकार व्यक्तिगत विकास से अधिक से गुजर सकते हैं। दूसरा, ऊर्जा का रूपांतरण, जिसने हमें ये दिखाया है कि अकार्बनिक प्रकृति में प्रथमतः कार्यरत सभी तथाकथित बल, यांत्रिक बल और उसके पूरक तथाकथित स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा, विकिरण, प्रकाश या विकिरण ऊष्मा, विद्युत, चुंबकत्व और रासायनिक ऊर्जा, सार्वभौमिक गति की अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप हैं, जो निश्चित अनुपात में एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं, जिससे एक की निश्चित मात्रा के स्थान पर दूसरी की एक निश्चित मात्रा प्रकट हो जाती है और इस प्रकार प्रकृति की संपूर्ण गति एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण की इस अनवरत प्रक्रिया तक सीमित हो जाती है। अंत में वह प्रमाण जो डार्विन ने सबसे पहले विकसित किया था, वह ये था कि आज हमें घेरने वाली प्रकृति की जैविक उपजों का भंडार, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, कुछ मूल रूप से एक कोशिकीय कीटाणुओं से विकास की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है, और ये पुनः प्रोटोप्लाज्म या एल्ब्यूमिन से उत्पन्न हुए हैं, जो रासायनिक साधनों द्वारा अस्तित्व में आए। इन तीन महान खोजों और प्राकृतिक विज्ञान में अन्य अपार प्रगतियों के कारण हम अब उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हम न केवल विशेष क्षेत्रों में प्रकृति में प्रक्रियाओं के बीच अंतर्संबंध को प्रदर्शित कर सकते हैं, बल्कि इन विशेष क्षेत्रों के समग्र अंतर्संबंध को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, और इस प्रकार अनुभवजन्य विज्ञान द्वारा प्रदान किए गए तथ्यों के माध्यम से प्रकृति में अंतर्संबंध का एक व्यापक दृष्टिकोण लगभग व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस व्यापक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना पहले तथाकथित प्राकृतिक दर्शन का कार्य था।
ये केवल वास्तविक लेकिन अभी तक अज्ञात अंतर्संबंधों के स्थान पर आदर्श, कल्पित अंतर्संबंधों को रखकर मन की कल्पनाओं द्वारा लुप्त तथ्यों को भरकर और केवल कल्पना में वास्तविक अंतरालों को पाटकर ऐसा कर सकता था। इस प्रक्रिया के दौरान इसने कई शानदार विचारों की कल्पना की और कई बात की खोजों का पूर्वाभास कराया, लेकिन इसने काफी मात्रा में बकवास भी पैदा की, जो वास्तव में अन्यथा नहीं हो सकती थी। आज, जब किसी को प्राकृतिक वैज्ञानिक जांच के परिणामों को केवल द्वंद्वात्मक रूप से समझने की आवश्यकता है, अर्थात अपने स्वयं के अंतर्संबंध के अर्थ में, ताकि हमारे समय के लिए पर्याप्त प्रकृति की प्रणाली पर पहुंच सकें, जब इस अंतर्संबंध का द्वंद्वात्मक चरित्र प्राकृतिक वैज्ञानिकों के आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित दिमागों में भी उनकी इच्छा के विरुद्ध खुद को मजबूर कर रहा है, तो आज प्राकृतिक दर्शन का अंत हो गया है। इसे पुनर्जीवित करने का हर प्रयास न केवल अनावश्यक होगा बल्कि एक कदम पीछे होगा। लेकिन जो बात प्रकृति के बारे में सच है, जिसे विकास की एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में भी मान्यता दी गई है, वही बात समाज के इतिहास के बारे में भी सच है, इसकी सभी शाखाओं में और सभी विज्ञानों की समग्रता के बारे में भी, जो मानवीय और दैविक चीजों से जुड़े हैं। यहाँ भी इतिहास, अधिकार, धर्म आदि का दर्शन दार्शनिक के मन में गढ़े गए अंतर्संबंध को घटनाओं में प्रदर्शित किए जाने वाले वास्तविक अंतर्संबंध के स्थान पर प्रतिस्थापित करने में निहित है। इतिहास को समग्र रूप से और साथ ही इसके अलग अलग भागों में समझने में निहित है, विचारों की क्रमिक प्राप्ति के रूप में और स्वाभाविक रूप से हमेशा केवल दार्शनिक के अपने प्रिय विचारों के रूप में। इसके अनुसार इतिहास अनजाने में लेकिन अनिवार्य रूप से पहले से निर्धारित एक निश्चित आदर्श लक्ष्य की ओर काम करता है, जैसे उदाहरण के लिए हेगेल में अपने निरपेक्ष विचार की प्राप्ति की ओर, और इस निरपेक्ष विचार की ओर अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति ने इतिहास की घटनाओं में आंतरिक अंतर्संबंध का निर्माण किया। इस प्रकार एक नया रहस्यमय प्रावधान अचेतन या धीरे धीरे चेतना में आ रहा है, वास्तविक अभी भी अज्ञात अंतर्संबंध के स्थान पर रखा गया था। इसलिए यहाँ भी प्रकृति के क्षेत्र की तरह वास्तविक संबंधों की खोज के द्वारा इन मनगढ़ंत कृत्रिम अंतर्संबंधों को दूर करना आवश्यक था, एक ऐसा कार्य जो अंततः गति के सामान्य नियमों की खोज के बराबर था, जो मानव समाज के इतिहास में प्रमुख नियमों के रूप में खुद को स्थापित करते हैं। लेकिन एक बिंदु पर समाज के विकास का इतिहास प्रकृति के इतिहास से अनिवार्य रूप से भिन्न सिद्ध होता है। प्रकृति में जहां तक हम प्रकृति पर मनुष्य की प्रतिक्रिया को अनदेखा करते हैं, केवल अंधी अचेतन एजेंसियां हैं जो एक दूसरे पर कार्य करती हैं, जिनके परस्पर क्रिया से सामान्य नियम क्रियान्वित होते हैं। जो कुछ भी घटित होता है, चाहे वह सतह पर दिखाई देने वाली असंख्य स्पष्ट दुर्घटनाओं में हो या अंतिम परिणामों में जो इन दुर्घटनाओं में निहित नियमितता की पुष्टि करते हैं, वह सचेत रूप से इच्छित उद्देश्य के रूप में नहीं होता है। इसके विपरीत समाज के इतिहास में सभी अभिनेता चेतना से संपन्न होते हैं, वे जानबूझकर या जुनून के साथ कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, निश्चित लक्ष्यों की ओर काम करते हैं, सचेत उद्देश्य के बिना, इच्छित उद्देश्य के बिना कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यह अंतर जो ऐतिहासिक जांच के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से एकल युगों और घटनाओं के लिए, इस तथ्य को नहीं बदल सकता है कि इतिहास का क्रम आंतरिक सामान्य नियमों द्वारा शासित होता है। क्योंकि यहाँ भी कुल मिलाकर सभी व्यक्तियों के सचेत रूप से इच्छित उद्देश्यों के बावजूद दुर्घटना स्पष्ट रूप से सतह पर राज करती है। जो इच्छा की जाती है वह बहुत कम होती है। अधिकांश मामलों में असंख्य इच्छित लक्ष्य एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, या ये लक्ष्य स्वयं शुरू से ही साकार नहीं हो सकते, या उन्हें प्राप्त करने के साधन अपर्याप्त हैं। इस प्रकार इतिहास के क्षेत्र में असंख्य व्यक्तिगत इच्छाओं और व्यक्तिगत कार्यों के संघर्ष एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जो पूरी तरह से अचेतन प्रकृति के क्षेत्र में व्याप्त स्थिति के समान होती है। कार्यों के लक्ष्य अभिप्रेत होते हैं, लेकिन इन कार्यों से वास्तव में जो परिणाम प्राप्त होते हैं वे अभिप्रेत नहीं होते, या जब वे अभिप्रेत लक्ष्य के अनुरूप प्रतीत होते हैं तो अंततः उनके परिणाम अभिप्रेत से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक घटनाएं कुल मिलाकर संयोग से संचालित होती हुई प्रतीत होती हैं। लेकिन जहां सतह पर दुर्घटना हावी होती है, वहां वास्तव में ये हमेशा आंतरिक छिपे हुए नियमों द्वारा संचालित होती है, और यह केवल इन नियमों को खोजने की बात है। मनुष्य अपना इतिहास खुद बनाते हैं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के सचेत रूप से इच्छित लक्ष्य का अनुसरण करता है, और यह वास्तव में विभिन्न दिशाओं में संचालित इन अनेक इच्छाओं और बाहरी दुनिया पर उनके अनेक प्रभावों का परिणाम है, जो इतिहास का निर्माण करता है। इस प्रकार यह भी एक प्रश्न है कि अनेक व्यक्ति क्या चाहते हैं। इच्छा जुनून या विचार विमर्श द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन वे लीवर जो जुनून या विचार विमर्श को तुरंत निर्धारित करते हैं, वे बहुत भिन्न प्रकार के होते हैं। आंशिक रूप से वे बाहरी वस्तुएं हो सकती हैं, आंशिक रूप से आदर्श उद्देश्य, महत्वाकांक्षा, सत्य और न्याय के लिए उत्साह, व्यक्तिगत घृणा,
या यहाँ तक कि सभी प्रकार की विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत सिनकें। लेकिन एक और हमने देखा है कि इतिहास में सक्रिय अनेक व्यक्तिगत इच्छाएं अधिकांशतः इच्छित परिणामों के बिल्कुल विपरीत परिणाम उत्पन्न करती हैं, अक्सर बिल्कुल विपरीत, इसलिए कुल परिणाम के संबंध में उनके उद्देश्य भी केवल गौण महत्व के होते हैं। दूसरी ओर आगे का प्रश्न उठता है, इन उद्देश्यों के पीछे कौन सी प्रेरक शक्तियां हैं? वे कौन सी ऐतिहासिक शक्तियां हैं जो अभिनेताओं के मस्तिष्क में इन उद्देश्यों में खुद को बदल लेती हैं? पुराने भौतिकवाद ने कभी भी अपने आप से यह प्रश्न नहीं पूछा। इतिहास की इसकी अवधारणा, जहां तक कि इसमें एक भी है, इसलिए अनिवार्य रूप से व्यवहारिक है। यह इतिहास में कार्य करने वाले लोगों को महान और नीच में विभाजित करता है और फिर पाता है कि आमतौर पर महान लोग ठगे जाते हैं और नीच लोग विजयी होते हैं। इसलिए पुराने भौतिकवाद के लिए यह निष्कर्ष निकलता है कि इतिहास के अध्ययन से कुछ भी बहुत शिक्षाप्रद नहीं मिलता है, और हमारे लिए ये कि इतिहास के क्षेत्र में पुराना भौतिकवाद अपने आप में असत्य हो जाता है, क्योंकि यह वहां कार्य करने वाली आदर्श प्रेरक शक्तियों को अंतिम कारण मानता है, बजाय इसके कि यह जांच करे कि उनके पीछे क्या है, इन प्रेरक शक्तियों की प्रेरक शक्तियां क्या हैं। यह असंगति इस तथ्य में नहीं है कि आदर्श प्रेरक शक्तियों को पहचाना जाता है, बल्कि इस तथ्य में है कि इनके पीछे उनके प्रेरक कारणों की जांच नहीं की जाती है। दूसरी ओर इतिहास का दर्शन, विशेष रूप से हेगेल द्वारा प्रस्तुत, यह मानता है कि इतिहास में कार्य करने वाले लोगों के प्रत्यक्ष और वास्तविक प्रेरक उद्देश्य किसी भी तरह से ऐतिहासिक घटनाओं के अंतिम कारण नहीं है। इन उद्देश्यों के पीछे अन्य प्रेरक शक्तियां हैं जिन्हें खोजा जाना चाहिए, लेकिन यह इन शक्तियों को इतिहास में ही नहीं खोजता, बल्कि उन्हें बाहर से, दार्शनिक विचारधारा से इतिहास में आयात करता है। उदाहरण के लिए हेगेल प्राचीन ग्रीस के इतिहास को उसके अपने आंतरिक अंतर्संबंधों से समझाने के बजाय बस यही कहता है कि यह सुंदर व्यक्तित्व के रूपों के निर्माण, कला के काम की प्राप्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। वह इस संबंध में प्राचीन यूनानियों के बारे में बहुत कुछ कहता है जो बढ़िया और गहरा है, लेकिन यह आज हमें ऐसी व्याख्या से इनकार करने से नहीं रोकता है, जो कि केवल भाषण का एक तरीका है। इसलिए जब यह उन प्रेरक शक्तियों की जांच करने का प्रश्न है जो सचेत रूप से या अनजाने में, और वास्तव में बहुत बार अनजाने में, इतिहास में कार्य करने वाले लोगों के उद्देश्यों के पीछे छिपी होती हैं और जो इतिहास की वास्तविक अंतिम प्रेरक शक्तियों का गठन करती हैं, तो ये किसी एक व्यक्ति के उद्देश्यों का उतना प्रश्न नहीं है, चाहे वे कितने भी प्रतिष्ठित क्यों न हो, बल्कि उन उद्देश्यों का है जो प्रत्येक लोगों में बड़े जनसमूह, पूरे लोगों और फिर लोगों के पूरे वर्गों को गति प्रदान करते हैं, और यह भी केवल एक पल के लिए नहीं, जैसे कि एक भूसे की आग की क्षणिक भड़कना जो जल्दी ही बुझ जाती है, बल्कि एक स्थायी क्रिया के रूप में जिसके परिणामस्वरूप एक महान ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। उन प्रेरक कारणों का पता लगाना जो यहाँ कार्यरत जनसमूहों और उनके नेताओं तथा कथित महान लोगों के मन में सचेत उद्देश्यों के रूप में स्पष्ट रूप से या अस्पष्ट रूप से, सीधे या वैचारिक, यहाँ तक कि महिमामंडित रूप में परिलक्षित होते हैं, एकमात्र रास्ता है जो हमें पूरे इतिहास में और विशेष अवधियों और विशेष देशों में प्रभावी कानूनों के मार्ग पर ला सकता है। जो कुछ भी मनुष्यों को गति प्रदान करता है वह उनके मन से होकर गुजरना चाहिए, लेकिन मन में यह क्या रूप लेगा, ये बहुत हद तक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मजदूर किसी भी तरह से पूंजीवादी मशीन उद्योग से समझौता नहीं कर पाए हैं, भले ही वे अब मशीनों को आसानी से तोड़ फोड़ नहीं करते जैसा कि उन्होंने 1848 में राइन पर किया था। लेकिन जबकि पहले के सभी कालखंडों में इतिहास के इन प्रेरक कारणों की जांच लगभग असंभव थी, उनके और उनके प्रभावों के बीच जटिल और छिपे हुए अंतर्संबंधों के कारण हमारे वर्तमान काल ने इन अंतर्संबंधों को इतना सरल बना दिया है कि पहेली को सुलझाया जा सकता है। बड़े पैमाने के उद्योग की स्थापना के बाद से, यानी कम से कम 1815 की यूरोपीय शांति के बाद से, ये इंग्लैंड में किसी भी व्यक्ति के लिए अब कोई रहस्य नहीं रहा है कि वहां पूरा राजनीतिक संघर्ष दो वर्गों के वर्चस्व के दावों पर केंद्रित था, जमींदार अभिजात वर्ग और पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग। फ्रांस में बॉबन्स की वापसी के साथ वही तथ्य सामने आया। पुनर्स्थापना काल के इतिहासकार थियरी से लेकर गुइसो, मिग्नेट और थियस तक इसे मध्य युग के बाद से सभी फ्रांसीसी इतिहास को समझने की कुंजी के रूप में हर जगह बोलते हैं। और 1830 के बाद से मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग को दोनों देशों में सत्ता के लिए तीसरे प्रतियोगी के रूप में मान्यता दी गई है। स्थितियां इतनी सरल हो गई थी कि किसी को जानबूझकर अपनी आंखें बंद करनी पड़ती ताकि इन तीन महान वर्गों के प्रकाश में तथा उनके हितों के टकराव में आधुनिक इतिहास की प्रेरक शक्ति को न देखा जा सके। कम से कम दो सबसे उन्नत देशों में तो ऐसा ही होता। लेकिन ये वर्ग कैसे अस्तित्व में आए? अगर पहली नजर में यह संभव था कि महान भूतपूर्व सामंती भू संपत्ति की उत्पत्ति कम से कम पहली बार में राजनीतिक कारणों से बलपूर्वक कब्जा करने से हुई, तो
बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता था। यहाँ दो महान वर्गों की उत्पत्ति और विकास स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से विशुद्ध आर्थिक कारणों में निहित देखा गया। और यह भी उतना ही स्पष्ट था कि भू संपत्ति और बुर्जुआ वर्ग के बीच संघर्ष में बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष से कम नहीं, ये सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक हितों का सवाल था, जिसके आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक शक्ति का उद्देश्य केवल एक साधन के रूप में काम करना था। बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग दोनों ही आर्थिक स्थितियों और अधिक सटीक रूप से उत्पादन के तरीके के परिवर्तन के परिणामस्वरूप पैदा हुए। पहले गिल्ड हस्तशिल्प से विनिर्माण में और फिर विनिर्माण से भाप और यांत्रिक शक्ति के साथ बड़े पैमाने के उद्योग में परिवर्तन ने इन दो वर्गों के विकास का कारण बना। एक निश्चित चरण में पूंजीपति वर्ग द्वारा गतिमान की गई नई उत्पादक शक्तियां, सबसे पहले श्रम का विभाजन और कई विस्तृत मजदूरों तेल अर्बिटर का एक सामान्य कारखाना में संयोजन, और इन उत्पादक शक्तियों के जरिए विकसित विनिमय की स्थितियां और जरूरतें, इतिहास द्वारा हस्तांतरित और कानून द्वारा पवित्र उत्पादन के मौजूदा क्रम से असंगत हो गईं, यानी गिल्ड के विशेषाधिकारों और समाज के लिए सामंती व्यवस्था के कई अन्य व्यक्तिगत और स्थानीय विशेषाधिकारों, जो वंचित वर्गों के लिए सिर्फ कुछ बंधन थे, से असंगत हो गईं। पूंजीपति वर्ग द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली उत्पादक शक्तियों ने सामंती जमींदारों और गिल्ड मालिकों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली उत्पादन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। नतीजा यह है कि सामंती बंधन इंग्लैंड में धीरे धीरे और फ्रांस में एक झटके में टूट गए। जर्मनी में ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह अपने विकास की एक निश्चित अवस्था में विनिर्माण सामंती उत्पादन व्यवस्था के साथ टकराव में आया, उसी तरह अब बड़े पैमाने का उद्योग पहले से ही उसके स्थान पर स्थापित बुर्जुआ व्यवस्था या उत्पादन व्यवस्था के साथ टकराव में आ चुका है। इस व्यवस्था से पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की संकीर्ण सीमाओं से बंधा हुआ यह उद्योग एक ओर जनता के बड़े हिस्से का लगातार बढ़ता सर्वहाराकरण करता है, और दूसरी ओर बिक्री के लिए अयोग्य उत्पादों का लगातार बढ़ता हुआ बड़ा समूह पैदा करता है। अति उत्पादन और सामूहिक दुख एक दूसरे के कारण, यही वह बेतुका विरोधाभास है जो इसका परिणाम है और जिसके लिए उत्पादन प्रणाली में बदलाव के माध्यम से उत्पादक शक्तियों की मुक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए कम से कम आधुनिक इतिहास में ये साबित हो चुका है कि सभी राजनीतिक संघर्ष वर्ग संघर्ष है, और मुक्ति के लिए सभी वर्ग संघर्ष, चाहे उनका अनिवार्य रूप से राजनीतिक रूप ही क्यों न हो, क्योंकि हर वर्ग संघर्ष एक राजनीतिक संघर्ष है, अंततः आर्थिक मुक्ति के प्रश्न पर निर्भर करते हैं। इसलिए कम से कम यहाँ राज्य, राजनीतिक व्यवस्था, अधीनता है, और नागरिक समाज आर्थिक संबंधों का क्षेत्र निर्णायक तत्व है। पारंपरिक अवधारणा, जिसे हेगेल भी श्रद्धांजलि देते हैं, राज्य को निर्णायक तत्व और नागरिक समाज को उसके द्वारा निर्धारित तत्व के रूप में देखती है। दिखावट इसके अनुरूप है। जैसे किसी भी व्यक्ति के कार्यों की सभी प्रेरक शक्तियां उसके मस्तिष्क से होकर गुजरती हैं और उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए उसकी इच्छा के उद्देश्यों में बदल जाती हैं, वैसे ही नागरिक समाज की सभी जरूरतें, चाहे कोई भी वर्ग शासक क्यों न हो, कानूनों के रूप में सामान्य वैधता सुनिश्चित करने के लिए राज्य की इच्छा से होकर गुजरनी चाहिए। यह मामले का औपचारिक पहलू है जो स्वयं स्पष्ट है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस महज औपचारिक इच्छा की विषय वस्तु क्या है, व्यक्ति की भी और राज्य की भी, और यह विषय वस्तु कहाँ से आती है? सिर्फ यही इच्छा क्यों होती है और कुछ और क्यों नहीं? अगर हम इसकी जांच करें तो हम पाएंगे कि आधुनिक इतिहास में राज्य की इच्छा कुल मिलाकर नागरिक समाज की बदलती जरूरतों से तय होती है, लेकिन इस या उस वर्ग की सर्वोच्चता अंतिम उपाय के रूप में उत्पादक शक्तियों और विनिमय संबंधों के विकास से तय होती है। लेकिन अगर हमारे आधुनिक युग में भी अपने विशाल उत्पादन और संचार साधनों के साथ राज्य एक स्वतंत्र विकास वाला स्वतंत्र क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसका अस्तित्व और विकास अंततः समाज के जीवन की आर्थिक स्थितियों द्वारा समझाया जाना है, तो ये बात पहले के सभी समयों के लिए और भी अधिक सत्य होगी जब मनुष्य के भौतिक जीवन का उत्पादन अभी तक इन प्रचुर सहायक साधनों के साथ नहीं किया गया था, और इसलिए जब ऐसे उत्पादन की आवश्यकता ने मनुष्यों पर और भी अधिक प्रभुत्व स्थापित किया होगा। अगर आज भी बड़े उद्योग और रेलवे के युग में राज्य कुल मिलाकर उत्पादन को नियंत्रित करने वाले वर्ग की आर्थिक जरूरतों का एक केंद्रित रूप में प्रतिबिंब है, तो यह उस युग में और भी अधिक सत्य रहा होगा जब मनुष्य की प्रत्येक पीढ़ी को अपने समग्र जीवन का एक बड़ा हिस्सा भौतिक जरूरतों को पूरा करने में खर्च करने के लिए मजबूर किया गया था, और इसलिए वह आज की तुलना में उन पर कहीं अधिक निर्भर थी। इस दृष्टिकोण से जैसे ही पहले के समय के इतिहास की गंभीरता से जांच की जाती है, तो ये बात सबसे अधिक पुष्टि करती है। लेकिन बेशक यहाँ इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। यदि राज्य और सार्वजनिक कानून आर्थिक संबंधों द्वारा निर्धारित होते हैं, तो निश्चित रूप से निजी कानून भी ऐसा ही है,
जो वास्तव में केवल व्यक्तियों के बीच मौजूदा आर्थिक संबंधों को ही मंजूरी देता है जो दिए गए परिस्थितियों में सामान्य है। हालांकि जिस रूप में ये होता है वह काफी भिन्न हो सकता है। ये संभव है, जैसा कि इंग्लैंड में हुआ, पूरे राष्ट्रीय विकास के साथ सामंजस्य में पुराने सामंती कानूनों के रूपों को मुख्य रूप से बनाए रखना जबकि उन्हें बुर्जुआ सामग्री देना, वास्तव में सामंती नाम में सीधे बुर्जुआ अर्थ पढ़ना। लेकिन जैसा कि पश्चिमी महाद्वीपीय यूरोप में हुआ, रोमन कानून एक वस्तु उत्पादक समाज का पहला विश्व कानून, जिसमें साधारण वस्तु मालिकों, खरीदारों और विक्रेताओं, देनदारों और लेनदारों, अनुबंधों, दायित्वों आदि के सभी आवश्यक कानूनी संबंधों का बेजोड़ विस्तार है, को आधार के रूप में लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अभी भी निम्न बुर्जुआ और अर्ध सामंती समाज के लाभ के लिए इसे या तो न्यायिक व्यवहार, सामान्य कानून के माध्यम से ऐसे समाज के स्तर तक कम किया जा सकता है या कथित रूप से प्रबुद्ध नैतिकतावादी न्यायविदों की मदद से इसे ऐसे सामाजिक स्तर के अनुरूप एक विशेष कानून संहिता में तैयार किया जा सकता है, एक ऐसी संहिता जो इन परिस्थितियों में कानूनी दृष्टिकोण से भी खराब होगी, उदाहरण के लिए प्रशिया लैंड रेस्ट। लेकिन एक महान बुर्जुआ क्रांति के बाद फ्रांसीसी कोड सिविले जैसे बुर्जुआ समाज के ऐसे क्लासिक कानून संहिता के लिए भी इसी रोमन कानून के आधार पर काम करना संभव है। इसलिए अगर बुर्जुआ कानूनी नियम केवल कानूनी रूप में समाज की आर्थिक जीवन स्थितियों को व्यक्त करते हैं, तो वे परिस्थितियों के अनुसार अच्छा या बुरा कर सकते हैं। राज्य स्वयं को मनुष्य पर पहली वैचारिक शक्ति के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। समाज अपने साझा हितों की आंतरिक और बाहरी हमलों से रक्षा के लिए अपने लिए एक अंग बनाता है। यह अंग राज्य शक्ति है। अस्तित्व में आने के बाद ही यह अंग समाज के मुकाबले खुद को स्वतंत्र बना लेता है, और वास्तव में जितना अधिक ये किसी विशेष वर्ग का अंग बन जाता है, उतना ही अधिक ये सीधे उस वर्ग के वर्चस्व को लागू करता है। शासक वर्ग के खिलाफ उत्पीड़ित वर्ग की लड़ाई अनिवार्य रूप से एक राजनीतिक लड़ाई बन जाती है, सबसे पहले इस वर्ग के राजनीतिक प्रभुत्व के खिलाफ लड़ाई। इस राजनीतिक संघर्ष और इसके आर्थिक आधार के बीच के अंतर्संबंध की चेतना मंद पड़ जाती है और पूरी तरह से खो सकती है। जबकि यह पूरी तरह से प्रतिभागियों के साथ नहीं होता है, इतिहासकारों के साथ ऐसा लगभग हमेशा होता है। रोमन गणराज्य के भीतर संघर्षों पर प्राचीन स्रोतों में से केवल एपियन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि अंतिम उपाय में क्या मुद्दा था, अर्थात भूमि संपत्ति। लेकिन एक बार जब राज्य समाज के मुकाबले एक स्वतंत्र शक्ति बन जाता है, तो ये तुरंत एक और विचारधारा पैदा करता है। ये वास्तव में पेशेवर राजनेताओं, सार्वजनिक कानून के सिद्धांतकारों और निजी कानून के न्यायविदों के बीच है कि आर्थिक तथ्यों के साथ संबंध निष्पक्ष रूप से खो जाता है। चूंकि प्रत्येक विशेष मामले में आर्थिक तथ्यों को कानूनी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए न्यायिक उद्देश्यों का रूप लेना चाहिए, और चूंकि ऐसा करने में निश्चित रूप से पहले से ही चल रही पूरी कानूनी प्रणाली पर विचार करना होगा, इसलिए न्यायिक रूप परिणामस्वरूप सब कुछ बन जाता है और आर्थिक सामग्री कुछ भी नहीं होती है। सार्वजनिक कानून और निजी कानून को स्वतंत्र क्षेत्रों के रूप में माना जाता है। प्रत्येक सभी आंतरिक विरोधाभासों के लगातार उन्मूलन द्वारा एक व्यवस्थित प्रस्तुति की क्षमता रखता है और इसकी आवश्यकता होती है। इससे भी उच्च विचारधाराएं, अर्थात जो भौतिक आर्थिक आधार से और भी दूर हैं, दर्शन और धर्म का रूप लेती हैं। यहाँ अवधारणाओं और उनके अस्तित्व की भौतिक स्थितियों के बीच का अंतर्संबंध अधिक से अधिक जटिल होता जाता है, मध्यवर्ती कड़ियों द्वारा अधिक से अधिक अस्पष्ट होता जाता है। लेकिन अंतर्संबंध मौजूद है। जिस तरह 15वीं सदी के मध्य से लेकर पूरा पुनर्जागरण काल शहरों और इसलिए नगरवासियों का एक अनिवार्य उत्पाद था, उसी तरह बाद में नव जागृत दर्शन भी था। इसकी विषय वस्तु सार रूप में छोटे और मध्यम नगरवासियों के एक बड़े पूंजीपति वर्ग में विकास के अनुरूप विचारों की दार्शनिक अभिव्यक्ति मात्र थी। पिछली सदी के अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में, जो कई मामलों में दार्शनिकों के समान ही राजनीतिक अर्थशास्त्री भी थे, ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट है और हमने इसे ऊपर हेगेलियन स्कूल के संबंध में साबित किया है। अब हम धर्म के बारे में भी संक्षेप में बात करेंगे, क्योंकि धर्म भौतिक जीवन से बहुत दूर है और उससे सबसे अलग लगता है। धर्म बहुत ही आदिम समय में लोगों की अपनी प्रकृति और अपने आसपास की बाहरी प्रकृति के बारे में गलत आदिम धारणाओं से उत्पन्न हुआ। हालांकि हर विचारधारा एक बार उत्पन्न होने के बाद दी गई अवधारणा भौतिकी के संबंध में विकसित होती है और इस भौतिकता को और विकसित करती है, अन्यथा यह एक विचारधारा नहीं होगी। यानी स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में विचारों के साथ रहना, स्वतंत्र रूप से विकसित होना और केवल अपने स्वयं के नियमों के अधीन होना। अंतिम विश्लेषण में जिन व्यक्तियों के सिर में यह विचार प्रक्रिया चलती है, उनकी भौतिक जीवन स्थितियां प्रक्रिया के पाठ्यक्रम को निर्धारित करती हैं, जो अनिवार्य रूप से इन व्यक्तियों के लिए अज्ञात रहती हैं, क्योंकि अन्यथा सभी विचारधाराएं समाप्त हो जाएंगी।
इसलिए ये मूल धार्मिक धारणाएं, जो मुख्य रूप से प्रत्येक समूह के लोगों के लिए समान है, समूह के अलग होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट तरीके से उनके भाग्य में आने वाली जीवन स्थितियों के अनुसार विकसित होती हैं। कई लोगों के समूहों के लिए और विशेष रूप से आर्यों तथाकथित इंडो यूरोपियन के लिए इस प्रक्रिया को तुलनात्मक पौराणिक कथाओं द्वारा विस्तार से दिखाया गया है। प्रत्येक लोगों के भीतर इस प्रकार गढ़े गए देवता राष्ट्रीय देवता थे, जिनका क्षेत्र उस राष्ट्रीय क्षेत्र से आगे नहीं फैला था जिसकी उन्हें रक्षा करनी थी। इसकी सीमाओं के दूसरी ओर अन्य देवताओं का निर्विवाद प्रभुत्व था। वे कल्पना में केवल तब तक अस्तित्व में रह सकते थे जब तक राष्ट्र अस्तित्व में था, वे इसके पतन के साथ ही गिर गए। रोमन विश्व साम्राज्य, जिसकी उत्पत्ति की आर्थिक स्थितियों की हमें यहाँ जांच करने की आवश्यकता नहीं है, ने पुरानी राष्ट्रीयताओं के इस पतन को जन्म दिया। पुराने राष्ट्रीय देवता नष्ट हो गए, यहाँ तक कि रोमनों के भी, जिन्हें केवल रोम शहर की संकीर्ण सीमाओं के अनुरूप बनाया गया था। विश्व धर्म के माध्यम से विश्व साम्राज्य को पूरक बनाने की आवश्यकता सभी विदेशी देवताओं को मान्यता देने और देशी देवताओं के साथ रोम में उनके लिए वेदियां प्रदान करने के प्रयासों में स्पष्ट रूप से प्रकट हुई थी। लेकिन एक नया विश्व धर्म इस तरह से शाही आदेश द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए। नया विश्व धर्म, ईसाई धर्म, पहले से ही चुपचाप अस्तित्व में आ चुका था, जो सामान्यीकृत ओरिएंटल, विशेष रूप से यहूदी धर्मशास्त्र और अश्लील ग्रीक, विशेष रूप से स्टोइक दर्शन के मिश्रण से बना था। यह मूल रूप से कैसा दिखता था, ये पहले श्रमसाध्य रूप से खोजा जाना चाहिए, क्योंकि इसका आधिकारिक रूप, जैसा कि हमें सौंपा गया है, केवल वह है जिसमें ये राज्य धर्म बन गया था, जिसके उद्देश्य के लिए इसे निकिया की परिषद द्वारा अनुकूलित किया गया था। ये तथ्य कि 250 वर्षों के बाद ही यह राज्य धर्म बन गया, ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि यह उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप धर्म था। मध्य युग में जिस तरह से सामंतवाद विकसित हुआ, उसी तरह ईसाई धर्म भी इसके धार्मिक समकक्ष के रूप में विकसित हुआ, जिसमें एक संगत सामंती पदानुक्रम था। और जब बर्गर फूलने लगे, सामंती कैथोलिक धर्म के विरोध में प्रोटेस्टेंट पाषाण विकसित हुआ, जो पहली बार दक्षिणी फ्रांस में अल्बिजेंसिस के बीच दिखाई दिया। उस समय वहां के शहर अपने उत्कर्ष के उच्चतम बिंदु पर पहुंच गए थे। मध्य युग ने धर्मशास्त्र में विचारधारा के सभी अन्य रूपों, दर्शन, राजनीति, न्यायशास्त्र को जोड़ दिया था और उन्हें धर्मशास्त्र का उपखंड बना दिया था। इसने हर सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को एक धार्मिक रूप लेने के लिए बाध्य किया। जनता की भावनाओं को धर्म से भर दिया गया था ताकि बाकी सब कुछ बहिष्कृत हो जाए। इसलिए एक महान तूफान पैदा करने के लिए धार्मिक आड़ में अपने हितों को आगे रखना आवश्यक था। और जिस तरह से शुरू से ही बर्गर ने संपत्तिहीन शहरी आम लोगों, दिहाड़ी मजदूरों और सभी प्रकार के नौकरों का एक समूह बनाया, जो किसी भी मान्यता प्राप्त सामाजिक वर्ग से संबंधित नहीं थे, जो बाद के सर्वहारा वर्ग के अग्रदूत थे, उसी तरह विधर्म जल्द ही एक बर्गर, मध्यम विधर्म और एक आम क्रांतिकारी विधर्म में विभाजित हो गया, जो खुद बर्गर विधर्मियों के लिए घृणा का विषय था। प्रोटेस्टेंट पाखंड की निर्मूलनीयता उभरते हुए नगरवासियों की अजेयता के अनुरूप थी। जब ये नगरवासी पर्याप्त रूप से मजबूत हो गए, तो सामंती कुलीनता के खिलाफ उनका संघर्ष, जो तब तक मुख्य रूप से स्थानीय था, राष्ट्रीय आयाम ग्रहण करने लगा। पहली बड़ी कार्रवाई जर्मनी में हुई, तथाकथित सुधार। नगरवासी न तो इतने शक्तिशाली थे और न ही इतने विकसित कि वे अपने झंडे तले शेष विद्रोही संपदाओं, शहरों के आम लोगों, निम्न कुलीनों और भूमि पर रहने वाले किसानों को एकजुट कर सकें। पहले तो कुलीनों की हार हुई, किसानों ने विद्रोह कर दिया, जिसने पूरे क्रांतिकारी संघर्ष का शिखर बनाया। शहरों ने उन्हें अधर में छोड़ दिया और इस तरह क्रांति धर्मनिरपेक्ष राजकुमारों की सेनाओं के सामने झुक गई, जिन्होंने पूरा लाभ कमाया। उसके बाद जर्मनी 3 शताब्दियों तक इतिहास में स्वतंत्र सक्रिय भूमिका निभाने वाले देशों की श्रेणी से गायब हो गया। लेकिन जर्मन लूथर के बगल में फ्रांसीसी कैल्विन दिखाई दिए। सच्ची फ्रांसीसी सूझबूझ के साथ उन्होंने सुधार के बुर्जुआ चरित्र को सबसे आगे रखा, चर्च को गणतंत्रीय और लोकतांत्रिक बनाया। जबकि जर्मनी में लूथरन सुधार ने देश को पतित और बर्बाद कर दिया, कैल्विनिस्ट सुधार ने जिनेवा, हॉलैंड और स्कॉटलैंड में गणतंत्रवादियों के लिए एक बैनर के रूप में काम किया, हॉलैंड को स्पेन और जर्मन साम्राज्य से मुक्त किया और बुर्जुआ क्रांति के दूसरे चरण के लिए वैचारिक पोशाक प्रदान की, जो इंग्लैंड में हो रही थी। यहाँ कैल्विनवाद ने खुद को उस समय के पूंजीपति वर्ग के हितों के सच्चे धार्मिक भेष के रूप में उचित ठहराया और इस कारण से इसे पूरी मान्यता नहीं मिली। जब क्रांति 1689 में कुलीन वर्ग के एक हिस्से और पूंजीपति वर्ग के बीच समझौते में समाप्त हो गई। अंग्रेजी राज्य चर्च को फिर से स्थापित किया गया, लेकिन कैथोलिक धर्म के अपने पहले के रूप में नहीं, जिसमें राजा अपने पोप के रूप में था, इसके बजाय दृढ़ता से कैल्विनकृत था। पुराने राज्य चर्च ने हर्षित कैथोलिक रविवार मनाया था और नीरस कैल्विनिस्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।
नए बुर्जुआकृत चर्च ने बाद वाली व्यवस्था को लागू किया, जो आज तक इंग्लैंड की शोभा बढ़ा रही है। फ्रांस में 1685 में कैल्विनवादी अल्पसंख्यक को दबा दिया गया और या तो कैथोलिक बना दिया गया या देश से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन क्या फायदा हुआ? उस समय पहले से ही स्वतंत्र विचारक पियरे बेले अपनी गतिविधि के चरम पर थे और 1694 में वोल्टेयर का जन्म हुआ। लुई 14 के बलपूर्वक उपायों ने फ्रांसीसी पूंजीपति वर्ग के लिए अधार्मिक, विशेष रूप से राजनीतिक रूप में अपनी क्रांति को आगे बढ़ाना आसान बना दिया, जो अकेले एक विकसित पूंजीपति वर्ग के लिए उपयुक्त था। प्रोटेस्टेंट के बजाय स्वतंत्र विचारकों ने राष्ट्रीय विधानसभाओं में अपनी सीटें लीं। इस प्रकार ईसाई धर्म अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गया। यह अपनी आकांक्षाओं के वैचारिक परिधान के रूप में किसी भी प्रगतिशील वर्ग की भविष्य की कोई सेवा करने में असमर्थ था। यह अधिक से अधिक शासक वर्गों का अनन्य अधिकार बन गया। वे इसे निम्न वर्गों को सीमाओं के भीतर रखने के लिए शासन के एकमात्र साधन के रूप में लागू करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक अलग अलग वर्ग अपने स्वयं के उपयुक्त धर्म का उपयोग करता है। जमींदार कुलीनता, कैथोलिक, जेसुइटवाद या प्रोटेस्टेंट रूढ़िवाद, उदारवादी और कट्टरपंथी पूंजीपति वर्ग, बुद्धिवाद, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सज्जन स्वयं अपने धर्मों में विश्वास करते हैं या नहीं। इसलिए हम देखते हैं, धर्म एक बार बनने के बाद हमेशा पारंपरिक सामग्री को शामिल करता है, ठीक वैसे ही जैसे सभी वैचारिक क्षेत्रों में परंपरा एक महान रूढ़िवादी शक्ति का निर्माण करती है। लेकिन इस सामग्री से होने वाले परिवर्तन वर्ग संबंधों से उत्पन्न होते हैं, यानी इन परिवर्तनों को अंजाम देने वाले लोगों के आर्थिक संबंधों से। और यहाँ ये पर्याप्त है। ऊपर ये केवल इतिहास की मार्क्सवादी अवधारणा का एक सामान्य खाका देने का सवाल हो सकता है, अधिक से अधिक कुछ उदाहरणों के साथ। इसका प्रमाण इतिहास से ही प्राप्त किया जाना चाहिए, और इस संबंध में ये कहने की अनुमति दी जा सकती है कि अन्य लेखन में इसे पर्याप्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। हालांकि यह अवधारणा इतिहास के क्षेत्र में दर्शन को समाप्त कर देती है, ठीक उसी तरह जैसे प्रकृति की द्वंद्वात्मक अवधारणा सभी प्राकृतिक दर्शन को अनावश्यक और असंभव बना देती है। अब यह हमारे दिमाग से अंतर्संबंधों का आविष्कार करने का सवाल नहीं है, बल्कि तथ्यों में उन्हें खोजने का सवाल है। दर्शन के लिए, जिसे प्रकृति और इतिहास से निष्कासित कर दिया गया है, जहां तक बचा है, केवल शुद्ध विचार का क्षेत्र ही बचा है। विचार प्रक्रिया के नियमों का सिद्धांत, तर्क और द्वंद्वात्मकता। 1848 की क्रांति के साथ शिक्षित जर्मनी ने सिद्धांत को अलविदा कह दिया और व्यवहार के क्षेत्र में चला गया। शारीरिक श्रम पर आधारित छोटे उत्पादन और विनिर्माण को वास्तविक बड़े पैमाने के उद्योग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। जर्मनी फिर से विश्व बाजार में दिखाई दिया। नए छोटे जर्मन साम्राज्य ने कम से कम उन सबसे गंभीर दुर्व्यवहारों को समाप्त कर दिया, जिनके साथ इस विकास को छोटे राज्यों की प्रणाली, सामंतवाद के अवशेषों और नौकरशाही प्रबंधन द्वारा बाधित किया गया था। लेकिन उसी हद तक जिस तरह से अटकलों ने स्टॉक एक्सचेंज में अपना मंदिर स्थापित करने के लिए दार्शनिक अध्ययन को छोड़ दिया, शिक्षित जर्मनी ने सिद्धांत के लिए महान योग्यता खो दी, जो अपने सबसे गहरे राजनीतिक अपमान के दिनों में जर्मनी का गौरव था। विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक जांच के लिए योग्यता, भले ही प्राप्त परिणाम व्यवहारिक रूप से लागू हो या न हो, पुलिस अधिकारियों को नाराज करने की संभावना हो या न हो। ये सच है कि आधिकारिक जर्मन प्राकृतिक विज्ञान ने, विशेष रूप से विशेषीकृत अनुसंधान के क्षेत्र में, अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान बनाए रखा। लेकिन अमेरिकी पत्रिका साइंस ने भी सही टिप्पणी की है कि विशेष तथ्यों के व्यापक सहसंबंध और उनके कानूनों में सामान्यीकरण के क्षेत्र में निर्णायक प्रगति अब जर्मनी की तुलना में इंग्लैंड में बहुत अधिक हो रही है। और ऐतिहासिक विज्ञानों के क्षेत्र में, जिसमें दर्शन शास्त्र भी शामिल है, सिद्धांत के लिए पुराना निर्भीक उत्साह अब शास्त्रीय दर्शन के साथ साथ पूरी तरह से गायब हो गया है। बेतुकी उदारता और करियर और आय के लिए बेचैनी, जो सबसे भद्दी नौकरी की तलाश में उतर जाती है, ने इसकी जगह ले ली है। इन विज्ञानों के आधिकारिक प्रतिनिधि पूंजीपति वर्ग और मौजूदा राज्य के खुले विचारक बन गए हैं, लेकिन ऐसे समय में जब दोनों ही मजदूर वर्ग के खुले विरोध में खड़े हैं। केवल मजदूर वर्ग के बीच ही जर्मन सिद्धांत की योग्यता बरकरार है। यहाँ इसे खत्म नहीं किया जा सकता। यहाँ करियर, मुनाफा कमाने या ऊपर से कृपालु संरक्षण की कोई चिंता नहीं है। इसके विपरीत, विज्ञान जितना निर्दयता और निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ता है, उतना ही वह मजदूरों के हितों और आकांक्षाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। नई प्रवृत्ति, जिसने माना कि समाज के पूरे इतिहास को समझने की कुंजी श्रम के विकास के इतिहास में निहित है, ने शुरू से ही मजदूर वर्ग को प्राथमिकता दी और यहाँ उसे वह प्रतिक्रिया मिली जिसकी उसे आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त विज्ञान से न तो उम्मीद थी और न ही उम्मीद थी। जर्मन मजदूर वर्ग का आंदोलन जर्मन शास्त्रीय दर्शन का उत्तराधिकारी है।